सबई सहायक सबल के निबल न को सहाय। पवन जगावट आग को दीप ही देत बुझाए। बहुजन विमर्श चैनल के इस 35वें एपिसोड को देख रहे तमाम महानुभावों का खैर मकद्दम हार्दिक स्वागत। पिछले एपिसोडों में वामसेप का गठन, उसका स्वरूप, उसका दायित्व, इन सारी बातों पर चर्चा की जा चुकी है। अब मानवर कांशीराम साहब वामसेप के संगठन को अपने सहयोगियों के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए वामसेप के लोगों को समझा रहे थे कि यदि आप समाज के तमाम दुखों को दूर करना चाहते हैं तो शक्ति हासिल करनी पड़ेगी। और कैसी शक्ति? ऐसी शक्ति जो सरकार को चलाती है। 5 शक्तियां हैं जो सरकार को चलाने में काम आती है। पहली शक्ति है पॉलिटिकल पावर, दूसरी शक्ति है ब्यूरोक्रेटिकल पावर, तीसरी शक्ति है इकोनॉमिकल पावर, चौथी शक्ति है फ्यूडल पावर और 5वीं शक्ति है कल्चरल पावर। और इन सारी शक्तियों में से किसी भी शक्ति पर समाज के अधिसंख्यक यानी मेजॉरिटी क्लास के लोगों का कोई हिस्सा नहीं, उसमें उसका कोई भागीदारी नहीं। तो वामसेप के लोगों को दायित्व समझाते हुए और साथ ही साथ वामसेप के लोगों से सहयोग भी हासिल करते हुए संगठन को लगातार आगे बढ़ाते रहे। इसी कड़ी में एक सहयोगी मानवर कांशीराम साहब से बात किए और बातचीत के दरमियान उस सहयोगी का नाम बलवंत मेश्राम था। बलवंत मेश्राम साहब ने मानवर कांशीराम साहब से कहा कि हमसे जो पैसा लेना है ले लीजिए, लेकिन हम समाज में जाकर पैसा मांगने का काम नहीं करेंगे, यह काम हमसे नहीं हो। मानवर कांशीराम साहब ने कहा ठीक है, आप हमें 2 लाख रुपया दे दो। तो मेश्राम साहब काफ़ी विस्मित हुए। उस समय का 2 लाख रुपया मानवर कांशीराम साहब ने समझाया कि देखो, जो हम काम करने जा रहे हैं आप लोगों के सहयोग से, वह कोई 10-20 हज़ार रुपये का काम नहीं है। बहुत बड़ा संगठन बनाना है, संगठन को ताकतवर बनाना है, प्रभावी बनाना है और पूरे देश में यह काम करना है। क्योंकि जो समस्याएं हैं यहाँ के लोगों के साथ, वह केवल एक राज्य में, एक क्षेत्र विशेष में नहीं है, पूरे देश में यह समस्या है। इसलिए जो हमारा संगठन होगा उसका कार्य क्षेत्र पूरा भारतवर्ष होगा और यह राष्ट्रीय स्वरूप का संगठन होगा। और इस संगठन के लिए लाखों रुपए का खर्च होगा। कोई एक आदमी यह खर्च व्यय नहीं कर सकता। अगर सक्षम भी है तो एक आदमी के द्वारा व्यय किया जाना कभी भी उचित नहीं होगा। समाज के सारे लोग अपनी अपनी ताकत के हिसाब से और जो मिनिमम अमाउंट निर्धारित किया जाए वो सारे लोग देंगे और संगठन को हम प्रभावी बनाएंगे। मानवर कांशीराम साहब की बात बलवंत मेश्राम साहब तो समझे ही और बहुत सारे लोग समझे। इसी कड़ी में वामसेप का अधिवेशन होता है। 79 का पहला अधिवेशन लखनऊ के लाल कुआं में। और उस संगठन में एक वहाँ के स्थानीय व्यक्ति जुड़ते हैं जो युवा होते हैं और उनका नाम रामेश्वर दयाल, जो लखनऊ में पीएनटी डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर थे। बाद में रामेश्वर दयाल साहब से मेरा परिचय हुआ, मेरी मुलाकात हुई मेरे ही विभाग में। चूँकि मैं भी पीएनटी तो नहीं, पीएनटी का बंटवारा हो गया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में मैं भी जूनियर इंजीनियर के पद पर मेरा भी अपॉइंटमेंट हुआ था 94 में। और लगभग हम समझते हैं 2001 में रामेश्वर दयाल साहब से हमारी भेंट हुई। वह
हमारे अधिकारी थे और बहुत गहराई से मिशन के बारे में बताए, जिससे मिशन में हमारी रुचि और मिशन की समझ बढ़ती गई। मिशन की समझ बढ़ती गई तो रामेश्वर दयाल साहब, बलवंत मेश्राम साहब जैसे बहुत लोग संगठन में जुड़ते गए और देखते देखते 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारी जुट गए। तो जो मिशन चलता है और समाज में परिवर्तन आता है तो उसके लिए साहित्य की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और उस समय तक हमारा कोई दैनिक पत्र भी नहीं था, साप्ताहिक पत्र नहीं था, और जितना पत्र था, चाहे नेशनल हेराल्ड हो, चाहे इंडियन नेशन हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे आर्याव्रत हो, सभी पेपर्स पर, साहित्य पर और सूचना तंत्र पर एक खास तबका का ही वर्चस्व था, मोनोपोली था, और हमारी बात फैल भी नहीं पाती थी। तो संगठन को चलाने के लिए मानवर कांशीराम साहब ने एक पत्र का होना नितांत अनिवार्य समझे और पहला पत्र बहुजन संगठक मराठी भाषा में 1979 में निकालने का काम किए। इसके बाद क्रमिक रूप से और कई सारे पत्र निकाले, जिसमें हिंदी में बहुजन संगठक हिंदी पत्ती के लिए और नन हिंदी के लिए ऑपरेस्ट इंडिया नामक पत्र की मानवर कांशीराम साहब शुरुआत किए। मिशन काफ़ी आगे बढ़ते गए। 1980 में फिर अधिवेशन हुआ और मिशन जब आगे बढ़ रहा था तो मानवर कांशीराम के सहयोगियों की महत्वाकांक्षा भीतर ही भीतर बढ़ते जा रही थी। उन लोगों के मन में अंतर्द्वंद उत्पन्न हो रहा था और मानवर कांशीराम साहब सभी को सम्मान देते थे, उनके जो भी सहयोगी थे सबको सम्मान देते थे, बराबरी की निगाह से देखते थे, स्नेह देते थे। लेकिन उन लोगों के मन में ये कसक थी कि ये कांशीराम तो बहुत आगे बढ़ जाएगा और हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। ये 80 के उत्तरार्ध में उन लोगों के मन में ये बात घर कर गई। बाद में फिर तीसरा अधिवेशन बामसेप का 1981 में हुआ। मानवर कांशीराम साहब जो संगठन बामसेप बनाए थे, तो बामसेप के बनाने का उद्देश्य केवल संगठन बनाकर किसी जाति विशेष को गाली देना नहीं था और रात दिन महापुरुषों के इतिहास का और उनके नाम का जाप करना नहीं था, बल्कि उन लोगों का जो संघर्ष था और जो पवित्र लक्ष्य था उसको हासिल करना मानवर कांशीराम साहब का लक्ष्य था, जो हम पहले भी बता चुके हैं। उसके लिए मानवर कांशीराम साहब टारगेट बना लिए कि कब कैसे क्या करना है। तो मानवर कांशीराम साहब लगभग 25 वर्षों का टारगेट फिक्स कर दिए और बामसेप जो छाया संगठन होगा, जो आंदोलन चल रहा था, उसकी जड़ मानवर कांशीराम साहब, उस आंदोलन रूपी वृक्ष की जड़ मानवर कांशीराम साहब बामसेप को बनाए। और केवल जड़ ही हो जाए और जड़ से वृक्ष नहीं बने, पौधा नहीं बने, तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। यानी बामसेप के जो लोग थे वह एजिटेशन नहीं कर सकते थे, वह सक्रिय नहीं हो सकते थे, सहयोग तो कर सकते थे, विचारधारा पैदा कर सकते थे, विचारधारा का फैलाव कर सकते थे, लेकिन उनकी भूमिका निष्क्रिय भूमिका थी, सक्रिय भूमिका की जरूरत थी आंदोलन के लिए। मानवर कांशीराम साहब अपने सहयोगियों से बात भी किए, लेकिन सारे के सारे लोग इस मामला में मानवर कांशीराम साहब का खुलकर विरोध भी नहीं किए और सारे के सारे लोग तटस्थ रहे। मानवर कांशीराम साहब को काम को तो आगे बढ़ाना था। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में 1981 में बामसेप का तीसरा अधिवेशन होता है और मानवर कांशीराम साहब ये तय करते हैं कि यह जो तीसरा अधिवेशन होगा यह फुल कैडर का कार्यक्रम चलेगा, पूरी बात लोगों को
जो आवश्यक बात है लोगों को, पार्टिसिपेंट को बता करके, तैयार करके, और फिर वाम से जो केवल विचारधारा है, विचारधारा केवल रहने से नहीं होता है, उसको तो चलाना पड़ता है। नॉलेज विदाउट एक्शन इज एबॉर्शन। ज्ञान हो गया, उसका उपयोग नहीं होता है तो ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए वाम सेव के लोग ज्ञानी होंगे, ज्ञानवान होंगे, विचारवान होंगे, लेकिन उनके विचार के आधार पर काम करने वाला तो भी कोई संगठन होना चाहिए। तो इसके लिए 1981 में वाम सेव का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें पूरे देश से इन्हें गिने मात्र 40 लोगों को मानवर कांशीराम साहब बुलाए और ये हिदायत दे दिए कि 40 से ज़्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए। उसमें जो लोग शामिल हुए उनमें से कुछ लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, जैसे तेजेंद्र सिंह झिल्ली साहब जो मैकेनिकल इंजीनियर से, राज बहादुर साहब जो मानवर कांशीराम साहब के कमांडर कहे जाते थे, राइट हैंड कहे जाते थे, और वीर सिंह साहब जो बाद में एमपी भी बने, यानी राज्यसभा के सदस्य बने और बिहार के प्रभारी भी बने, बीएसपी का प्रदेश प्रभारी राम समूर साहब, और आखिरी में जिनको मैं जानता हूं और बाद में जो मानवर कांशीराम साहब के बाद इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जिस जद्दोजहद के साथ लग गई, वह ओजस्वी, प्रखर, तेजस्वी लड़की जिसकी चर्चा हम आपको शुरू से ही करते आ रहे हैं, 77 से करते आ रहे हैं कि किस तरह से राजनारायण को हमारे लोगों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करने पर फटकार लगाई थी, तो वो ओजस्वी लड़की भी उस कार्यक्रम में थी। 7 दिनों तक कैदा चला, 2 फेज में, 3 फरवरी से 7 फरवरी 81 और 24 नवंबर से 26 नवंबर 81। उसका क्या फलाफल हुआ अगले एपिसोड में हम बताने का काम करेंगे, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो अगला एपिसोड होगा वह भी इसी तरह का मीनिंगफुल होगा, सारगर्भित होगा। और तब तक के लिए हमको रजा दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, आदाब, गुड बाय, सत श्री अकाल, जय जोहार।